बीए सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस की ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से स्वागत है। देखिए, मैंने आपको जो पहला लेक्चर दिया था उसमें मैंने आपको बताया राज्य की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है और राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक और तीनों सेनाओं का प्रमुख कमांडर होता है। उसकी सामान्यकालीन एवं आपातकालीन शक्तियों के बारे में भी चर्चा की थी, लेकिन अपन जानते हैं कि भारत में नाम मात्र की कार्यपालिका के रूप में राष्ट्रपति कार्य करता है और वास्तविक कार्यपालिका के रूप में मंत्रिपरिषद एवं प्रधानमंत्री कार्य करते हैं। तो सामान्यतः अपन ये कह सकते हैं कि भारत में किस प्रकार की कार्यपालिका पाई जाती है, वो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर वास्तविक कार्यपालिका के रूप में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद कार्य करते हैं और नाम मात्र की कार्यपालिका शक्ति के रूप में राष्ट्रपति कार्य करता है। हालांकि कार्यपालिका शक्तियाँ या कार्यपालिका के कई प्रकार होते हैं, जैसे कि नाम मात्र की कार्यपालिका, वास्तविक कार्यपालिका, इसके अलावा देखिए एकल कार्यपालिका, बहुल कार्यपालिका, इसके अलावा देखिए कि अपन ये मानते हैं कि निर्वाचित कार्यपालिका और वंशानुगत कार्यपालिका। लेकिन इन चीज़ों से हटकर केवल अपन इस चीज़ को मानते हैं कि भारतीय शासन व्यवस्था में कार्यपालिका का स्वरूप दोनों रूपों में पाया जाता है। नाम मात्र की कार्यपालिका शक्ति के रूप में अपन राष्ट्रपति को लेते हैं और वास्तविक कार्यपालिका शक्ति के रूप में अपन प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद को लेते हैं। अपन सामान्यतः जानते हैं कि प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद के सदस्यों का एक प्रकार से जो चयन किया जाता है या जो नियुक्ति की जाती है वह लोकसभा में बहुमत दल के आधार पर की जाती है। लोकसभा के सदस्य प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं और जिस राजनीतिक दल को जिसको भी बहुमत प्राप्त हो जाता है उसका सदस्य ही प्रधानमंत्री का दावेदार होता है। तो सामान्यतः अपन ये कह सकते हैं कि राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री हो या मंत्रिपरिषद के सदस्य हो, जो कार्यपालिका के सदस्य कहलाते हैं, इनका कार्यकाल 5 वर्ष के लिए निर्धारित किया गया है। योग्यताओं की अगर अपन बात करते हैं तो योग्यताओं में निर्धारित रूप से वह भारतीय नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष से अधिक आयु होनी चाहिए और इसके अलावा यह प्रधानमंत्री के लिए वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना चाहिए और राष्ट्रपति के लिए यह निर्धारण है कि वह लोकसभा या संसद के सदस्यों के समकक्ष योग्यताएं रखता हो। विशेष तौर से आज हम चर्चा करते हैं आपके मंत्रिपरिषद एवं प्रधानमंत्री की। तो सामान्य से अपन ये कह सकते हैं कि मंत्रिपरिषद जो निर्धारित किया गया है वो संसद के सदस्यों का 15% उसका भाग होता है। यानी कि मंत्रिपरिषद के सदस्य जितने यानी कि संसद के सदस्य होते हैं उसका 15% या अपन ये कह सकते हैं कि 15% भाग ही मंत्रिपरिषद के सदस्य बनाए जाते हैं, जिसमें प्रधानमंत्री भी शामिल होता है विशेष तौर से। और यह संशोधन किया गया था 91वें संविधान संशोधन 2003 के तहत। अब देखिए आप कि मंत्रिपरिषद का गठन कैसे किया जाता है और मंत्रिपरिषद में कौन कौन सदस्य होते हैं और प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद का क्या संबंध होता है, प्रधानमंत्री एवं मंत्रिमंडल में दोनों में क्या अंतर होता है। तो इस प्रकार की कुछ यानी गतिविधियां यह निर्धारित की जाती हैं। तो सामान्यतः अपन ये कह सकते हैं कि मंत्रिपरिषद का गठन एक प्रकार से संविधान के अनुच्छेद 74 के तहत किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 74 के तहत यह निर्धारित किया गया है कि विशेष तौर से अपन कह सकते हैं कि राष्ट्रपति के कार्यों को संपादित करने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। हालांकि इस चीज में यह भी दे रखा है आपको कि राष्ट्रपति इनके परामर्श को मानने के लिए बाध्य होता है, विशेष तौर से प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद। सामान्यतः अपन ये कह सकते हैं कि मंत्रिपरिषद के सदस्यों में प्रधानमंत्री भी एक सदस्य होता है। सामान्यतः अपन देखिए कि जैसे कि अनुच्छेद 74 के तहत यह दे रखा है कि राष्ट्रपति के कार्यों को संपादित करने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी और जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। यानी कि अपन ये कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री भी एक प्रकार से मंत्रिपरिषद का सदस्य होगा। अब देखिए कि प्रधानमंत्री किन किन परिस्थितियों के आधार पर और कैसे कार्य करता है।
वह मंत्रिपरिषद से किस प्रकार से बना हुआ है। तो सामान्यतः सबसे पहले अपन ये लेते हैं कि मंत्रिपरिषद के कार्य क्या हैं और किस किस प्रकार से यह कार्य करती है। तो सबसे पहला कार्य होता है राष्ट्रीय नीति निर्धारण। देखिए, मंत्रिपरिषद के सदस्यों में अपन प्रधानमंत्री को भी शामिल करते हैं और तब देखें हम कि राष्ट्रीय नीतियों का निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है। अपने जानते हैं कि विधेयकों का निर्माण संसद के द्वारा किया जाता है और संसद के दोनों सदनों के द्वारा जिन विधेयकों को स्वीकृति प्राप्त हो जाती है, अंतिम स्वीकृति राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित की जाती है। और जैसे ही राष्ट्रपति उसकी स्वीकृति प्रदान कर देता है, वह कानूनों के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। और इन कानूनों को किस प्रकार से निर्धारित करना है या नीतियों को किस प्रकार से संचालित करना है, यह कार्य पूर्ण रूप से मंत्रिपरिषद का होता है। दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है कि कार्यपालिका पर नियंत्रण। कार्यपालिका पर नियंत्रण से तात्पर्य अपन ये मानते हैं कि मंत्रिपरिषद के सदस्य प्रधानमंत्री पर, राष्ट्रपति पर नियंत्रण बनाए रखने का कार्य करते हैं। विशेष तौर से विपक्ष और पक्ष दोनों ही अपने बहुमत के आधार पर प्रधानमंत्री की नियुक्ति तो करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री पर नियंत्रण रखने का भी कार्य करते हैं। क्योंकि अपने जानते हैं कि मंत्रिपरिषद के सदस्य भी संसद के सदस्य होते हैं और संसद के सदस्य होने के कारण जब ये अविश्वास प्रस्ताव और कटौती प्रस्ताव यदि पास कर देते हैं तो प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ता है। तो इस आधार पर अपने कह सकते हैं कि मंत्रिपरिषद के सदस्य एक प्रकार से कार्यपालिका पर नियंत्रण रखते हैं, चाहे वह नाम मात्र की कार्यपालिका हो या वह वास्तविक कार्यपालिका हो। राष्ट्रपति के विरुद्ध भी चाहे तो यह उसे पद से हटाने के लिए महाभियोग जैसी प्रक्रिया का सहारा लेते हैं और इसी कारण अपन ये कह सकते हैं कि मंत्रिपरिषद का महत्वपूर्ण जो कार्य होता है वो होता है कार्यपालिका पर नियंत्रण। इसके बाद देखिए कि विभागों का समन्वय। विभागों के समन्वय से तात्पर्य यह होता है कि हालांकि प्रधानमंत्री के द्वारा भिन्न भिन्न विभागों का बंटवारा किया जाता है और सामंजस्य की स्थिति बनाई रखी जा सकती है, लेकिन एक विभाग दूसरे विभाग से किस प्रकार से जुड़ा हुआ है और एक दूसरे में समन्वय किस प्रकार का होता है, यह सब मंत्रिपरिषद के द्वारा ही निर्धारित किया जाता है। तो यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है। इसके अलावा देखिए एक वित्तीय कार्य। अपने जानते हैं कि बजट सत्र के दौरान या वार्षिक बजट के दौरान चाहे प्रधानमंत्री उसका औपचारिक जिम्मेदार हो, लेकिन वित्त मंत्री जो मंत्रिपरिषद का सदस्य होता है उसके द्वारा वार्षिक बजट पेश किया जाता है। राष्ट्र की आय एवं व्यय इसका निर्धारण किया जाता है। इसके साथ साथ ही करों का निर्धारण करना या राष्ट्रीय नीतियों को लागू करने के लिए किन आर्थिक तत्वों की आवश्यकता होती है, इस बात का निर्धारण भी मंत्रिपरिषद के द्वारा ही निर्धारित किया जाता है। इसके बाद देखिए कि वैदेशिक संबंधों पर नियंत्रण। हालांकि अपन ये मानते हैं कि प्रधानमंत्री को यह अधिकार प्राप्त होता है कि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में किसी भी देश के साथ में संधि, समझौते या व्यापारिक क्षेत्र में संबंध स्थापित कर सकता है। विदेशों में राजदूतों की नियुक्ति हो या विदेशी राजदूतों को अपने देश में आश्रय प्रदान करना हो, यह कार्य प्रधानमंत्री का होता है। लेकिन प्रधानमंत्री अकेला इस कार्य को नहीं करता और उसके परामर्श देने के लिए एक समिति होती है जिसे अपन मंत्रिपरिषद कहते हैं, और मंत्रिपरिषद के परामर्श के आधार पर ही प्रधानमंत्री वैदेशिक संबंधों का संचालन करता है और उसके विरोध में प्रधानमंत्री कुछ नहीं कर सकता। तो सामान्यतः अपन ये कह सकते हैं कि वैदेशिक संबंधों पर नियंत्रण रखने का कार्य भी मंत्रिपरिषद के द्वारा किया जाता है। इसके बाद देखिए कि नियुक्ति संबंधी। सामान्यतः अपन ये मानते हैं कि संसद के सदस्य जिसे अपन लोकसभा और राज्यसभा कहते हैं, राज्यसभा में 12 सदस्य जिन्हें कला, साहित्य, संस्कृति और विज्ञान के क्षेत्र में विशेष स्थिति प्राप्त होती है, उन्हें मनोनीत किया जाता है, जिसमें 12 सदस्य निर्धारित हैं। इसके अलावा 2 सदस्य लोकसभा में एंग्लो इंडियन को नियुक्त किया जाता है, लेकिन यह नियुक्ति प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति स्वविवेक के आधार पर नहीं, बल्कि राष्ट्रपति भी मंत्रिपरिषद के परामर्श के आधार पर इन व्यक्तियों की नियुक्ति करती है। इसके अलावा देखिए कि समितियों के जो अध्यक्ष होते हैं, विभिन्न प्रकार की समितियां होती हैं, जैसे कि लोक लेखा समिति है, प्राक्कलन समिति है, वित्तीय समिति है, इन प्रकार की जो समितियां होती हैं उनके निर्माण में मंत्रिपरिषद की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो अपन ये कह सकते हैं कि मंत्रिपरिषद किस प्रकार से और कैसे कार्य करता है। अब सबसे पहले ये बात आती है आपकी कि मंत्रिपरिषद के आपको कार्य भी बता दिए, लेकिन अब थोड़ी सी बात ये निकल कर आती है कि मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद में अंतर क्या होता है। सामान्यतः अपन एक ही मानते हैं, लेकिन इनमें अंतर होता है। जैसे अपन ये कह सकते हैं कि मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद का एक भाग होता है, अर्थात मंत्रिमंडल के सदस्य बहुत कम होते हैं और वे स्वतंत्र प्रभार वाले होते हैं।
विशेष तौर से इसमें 12 से 15 मंत्री होते हैं जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र प्रभार वाले होते हैं। लेकिन मंत्रिपरिषद में 4 प्रकार के मंत्री होते हैं। जैसे अपन ये कह सकते हैं कि जिसमें नंबर 1 पे आते हैं आपके मंत्रिमंडल के सदस्य, दूसरे होते हैं राज्य मंत्री, तीसरे होते हैं उप मंत्री और चौथे होते हैं उप राज्य मंत्री। इन दोनों चीज़ों के बाद एक चीज़ निकल के आती है जिसे अपन कैबिनेट का नाम देते हैं। सामान्यतः अपन मंत्रिमंडल के सदस्यों को कैबिनेट के सदस्य मान लेते हैं क्योंकि वो स्वतंत्र प्रभार के होते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मंत्रालय अधिक होते हैं स्वतंत्र प्रभार वाले और मंत्रिमंडल के सदस्य कम पड़ जाते हैं। ऐसी स्थिति में राज्य मंत्रियों से कुछ व्यक्तियों को लेकर उन्हें स्वतंत्र प्रभार सौंप दिया जाता है। तो सामान्यतः अपन ये कह सकते हैं कि स्वतंत्र प्रभार वाले वे मंत्री जो मंत्रिमंडल के सदस्य हो या राज्य मंत्रियों से लिए गए हो, इस समूह को अपन एक कैबिनेट के रूप में मानते हैं। तो सामान्यतः अपन ये कह सकते हैं कि मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद में अंतर ये होता है कि मंत्रिमंडल बहुत कम सदस्य होते हैं जिसे एक प्रकार से कैबिनेट का रूप माना जाता है, और मंत्रिपरिषद के सदस्यों में 4 प्रकार के होते हैं जिसमें है यानी कि मंत्रिमंडल के सदस्य या कैबिनेट स्तर के सदस्य, दूसरे होते हैं राज्य मंत्री, तीसरे होते हैं उप मंत्री और चौथे होते हैं उप राज्य मंत्री जो एक सहायक के रूप में कार्य करते हैं। ये आपके मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद का अंतर निर्धारित करते हैं। लेकिन साथ साथ में अब देखिए आप कि संविधान में कुछ अनुच्छेद ऐसे निर्धारित कर रखे जो प्रधानमंत्री की स्थिति को इंगित करते हैं। अब देखिए, जैसे मैंने बताया कि संविधान के अनुच्छेद 74 के तहत यह निर्धारित है कि राष्ट्रपति को उनके कार्यों को संपादित करने के लिए या सहायता प्रदान करने के लिए एक मंत्रिपरिषद का गठन होगा और उसमें उसका प्रधानमंत्री होगा। लेकिन उसी के अनुच्छेद संविधान के अनुच्छेद 75 के तहत यह निर्धारित कर रखा है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के परामर्श पर करता है। ये स्पष्ट है बिल्कुल कि संविधान का अनुच्छेद 75 इस चीज़ को निर्धारित करता है कि राष्ट्रपति बंधा हुआ है कि मंत्रिमंडल के सदस्य या मंत्रिपरिषद के सदस्य केवल और केवल प्रधानमंत्री के परामर्श से ही निर्धारित करता है। इसके अलावा संविधान के अनुच्छेद 78 के तहत भी एक चीज़ दे रखी है जिसमें पूर्ण रूप से ये निर्धारित है कि किस किस प्रकार से प्रधानमंत्री को निर्धारित किया जाता है। लेकिन केवल इस चीज़ में ये निर्धारित है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति लोक सदन में बहुमत दल के आधार पर ही करता है। अर्थात जिस व्यक्ति को लोकसभा में बहुमत प्राप्त होता है और बहुमत प्राप्त होने के बाद में वह अपना बहुमत अगर लोकसभा के समक्ष सिद्ध कर देता है तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्ति प्रदान करता है और अपन ये कह सकते हैं कि एक वास्तविक कार्यपालिका के प्रधान के रूप में प्रधानमंत्री अपने कार्यों का संपादन करता है। लेकिन इसके साथ साथ में देखिए कुछ चीज़ें ऐसी भी निर्धारित कर रखी हैं कि वास्तव में देखा जाता है तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा 5 वर्ष के लिए की जाती है, निर्धारित योग्यताएं सारी, और लोकसभा में बहुमत होना चाहिए। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के परामर्श से करता है। लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं जिसमें प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति ने लोकसभा में बहुमत के आधार पर नहीं बल्कि अन्य कारणों से भी की है। विशेष मानने वाली बात है, भारतीय शासन व्यवस्था के तहत अपन इस चीज़ को मान सकते हैं। अन्य देशों में इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है, लेकिन भारत में समकालीन परिस्थितियों के अनुरूप कुछ परिवर्तित रूप भी देखे जाते हैं। जैसे देखिए, नंबर 1 में पहला दे रखा है कि नियुक्ति का जो आधार है भारत में वो है कि स्वयं जनता के द्वारा किस प्रकार से निर्धारित किया गया। अपन ये जानते हैं कि 1952 में प्रधानमंत्री का चयन स्वयं जनता के द्वारा निर्धारित किया गया था, जिसमें 1952 में पंडित जवाहरलाल नेहरू, 1957 में पंडित जवाहरलाल नेहरू और 1962 में जवाहरलाल नेहरू का निर्धारण स्वयं जनता के द्वारा किया गया था। हालांकि लोकसभा में उसे बहुमत प्राप्त था, लेकिन फिर भी अपने प्रधानमंत्री का निर्धारण नहीं करके जनता की सहमति के आधार पर प्रधानमंत्री को नियुक्त किया गया, जो भारतीय शासन में विशेष महत्व रखता है। इसके बाद देखिए, कभी कभी प्रधानमंत्री की नियुक्ति आम सहमति के आधार पर भी निर्धारित की गई।
जैसे अपन ये मानते हैं कि 1964 में लाल बहादुर शास्त्री और 1977 में जब पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ तो मोरारजी देसाई को नेतृत्व सौंपा गया। भारतीय शासन व्यवस्था की यह परंपरा रही है कि आवश्यक नहीं है कि लोकसभा में बहुमत के आधार पर जैसे पहले लोकसभा में बहुमत प्राप्त हो और उसे ही प्रधानमंत्री बनाया गया। कभी कभी परिस्थितियों के अनुरूप भी प्रधानमंत्री का निर्धारण भी किया गया है। जैसे मैंने बताया कि आम सहमति के आधार पर 1964 में लाल बहादुर शास्त्री को प्रधानमंत्री बनाया गया था और 1977 में मोरारजी देसाई के नेतृत्व में गैर कांग्रेसी सरकार का गठन किया गया पहली बार। इसके बाद देखिए कि नियुक्ति का एक और है कि लोकसभा में बहुमत या गठबंधन। कभी कभी एक राजनीतिक दल को जब स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता है तो वह दूसरे दल के साथ में गठबंधन पैदा करता है और गठबंधन के आधार पर लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध करता है। इस आधार पर भी प्रधानमंत्री की नियुक्ति हुई है। जैसे अपन ये मानते हैं कि 1966 में लाल बहादुर शास्त्री ने लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध करने के बाद प्रधानमंत्री पद ग्रहण किया था। इसके अलावा देखिए एक और आधार रहा है जिसे अपन ये कह सकते हैं कि जब दलीय स्थिति स्पष्ट नहीं होती है, किसी भी जो राष्ट्रीय राजनीतिक दल है या अपन ये कह सकते हैं कि जो सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में है और वही उनको भी जब किसी प्रकार का बहुमत प्राप्त नहीं होता है और दलीय स्थिति स्पष्ट नहीं होती है, ऐसी स्थिति में भी प्रधानमंत्री का निर्धारण किया जाना अति आवश्यक है। क्योंकि कभी कभी अपन जानते हैं कि प्रधानमंत्री का होना वास्तविक रूप से बहुत महत्वपूर्ण स्थिति रखती है, क्योंकि भारत में नाम मात्र की कार्यपालिका शक्ति नहीं बल्कि वास्तविक कार्यपालिका के रूप में प्रधानमंत्री कार्य करता है। देखिए इस आधार पर अपन कह सकते हैं कि 1979 में चौधरी चरण सिंह को प्रधानमंत्री किस आधार पर बनाया गया था कि जब दलीय स्थिति स्पष्ट नहीं थी। इसी आधार पर 1990 में प्रधानमंत्री चंद्रशेखर को बनाया गया क्योंकि उस समय भी दलीय स्थिति बिल्कुल नहीं थी और एक अलग से दलीय स्थिति को निर्धारित किया गया था जिसे तीसरे मोर्चे के नाम से जाना जाता है। तो सामान्यतः अपन ये कह सकते हैं कि यहाँ तक की स्थिति में आपको स्पष्ट है कि मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री किस आधार पर निर्धारित किए जाते हैं। अब देखिए कि प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल का क्या यानी संबंध होता है, प्रधानमंत्री और संसद यानी कि लोकसभा के मध्य क्या संबंध होता है, इसके बाद में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के मध्य क्या संबंध होता है और प्रधानमंत्री के कार्य कौन कौन से होते हैं, ये आपको अगली क्लास में ऑनलाइन क्लास में दिखाया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।